जी नमस्कार, वेलकम बैक IIT अकेडमी। माई सेल्फ कैलाश कुमार, MSc मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ IIT खड़गपुर। दोस्तों, हमने पिछला जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें हमने ये जाना कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होती है उसका जो एग्जांपल है वो ये है। ओके, इस प्रकार से n/n+1 को देखा हमने कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है और कन्वर्जेंट भी है। और जो एग्जाम्पल नंबर 2 था हमारा, वो क्या था कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और साथ में हमने देखा डाइवर्जेंट सीक्वेंस होने चाहिए। तो हमने x n = 1 लिया जो कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है बट डाइवर्जेंट है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 जो था मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और कन्वर्जेंट, 1/n हमने लिया, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग करता करता जा रहा है। ओके, 1, 1/2, 1/3 इस प्रकार से एंड सो ऑन। उसके बाद में इसको कन्वर्जेंट चेक करने के लिए 1/n को इन्फिनिटी, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो 0 होगा, फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो दोस्तों ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। उसके बाद में दोस्तों फोर्थ नंबर पे जो है वो एक दिष्ट हासमान अपसारी अनुक्रम होना चाहिए। ओके, एक दिष्ट हासमान अपसारी अनुक्रम करने के लिए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग डाइवर्जेंट सीक्वेंस के लिए माइनस जो एक्शन की वैल्यू है वो हमने क्या ली है, एक सीक्वेंस एक्शन जो है वो -n लिया है जो कि हमारा एक दिष्ट हासमान है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। और अगर हमें इसको लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं -n का, तो दोस्तों हमारे पास आता है -इन्फिनिटी जो कि क्या है, अपसारी अनुक्रम है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ओके, जो क्या है, डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ओके, उम्मीद करता हूँ इतना हमें समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट जो है वो करते हैं। ये जो हमारा है वो लेक्चर नंबर दोस्तों कितना है, 4 लेक्चर नंबर है। और चौथे लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सम इम्पोर्टेंट लिमिट्स क्या क्या है। ओके, क्योंकि काफ़ी बार जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन करते हैं तो लिमिट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, तो हमें लिमिट का पता होना चाहिए। सम इम्पोर्टेंट लिमिट्स। ओके, लिमिट में पहली लिमिट क्या है, अगर पहली जो लिमिट है वो है आपके पास, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो और 1+1/n हो और यहाँ पर भी क्या हो, n हो, तो इसकी दोस्तों वैल्यू कितनी होती है, e होती है। या फिर सेकंड नंबर पे जो है वो लिमिट, वैसे तो देखो यहाँ n टेंड्स टू अगर 0 होता है तो कितना होता है, 1+x⁴ की वैल्यू भी e होती है। लेकिन अभी हम इसके अंदर जो कि हमने पिछली जो थ्योरम की थी कन्वर्जेंट करने के लिए, वहाँ हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है। ओके, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है। इसलिए हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज जो देख रहे हैं या फिर सम इम्पोर्टेंट लिमिट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं वो हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ही करेंगे। ओके, इस प्रकार से मैंने लिमिट n टेंड्स टू 0 वाला आपको बताया है। ये अपन लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी जहाँ पर आता है वहाँ पर इनका कंसेप्ट हम देखेंगे आगे चल के। ओके, लेकिन अभी हम क्या देखेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जो होता है वो कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास जो एक है वो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+1/n⁴n, ये क्या होता है दोस्तों, e होता है। ओके, सेकंड जो नंबर पे है वो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, उसके बाद n⁴ होता है, तो उसकी दोस्तों वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये आपको पता है, अगर आपने एल हॉस्पिटल रूल से भी आप निकाल सकते हो, कैसे भी करके आप निकाल लोगे। ठीक है, जब हम वो लेक्चर करेंगे लिमिट कंटिन्यूटी वाला, ओके, तो वहाँ पर आपको अच्छे से इसको क्लियर करवा दिया जाएगा। थर्ड नंबर पे जो है वो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और अगर हमारे पास होता है 1/n⁴p, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n⁴p, इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 0 होती है जब p क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 हो तथा p बिलोंग टू r हो। कैसे दोस्तों, ये 0 कैसे वैल्यू आती है, अगर मान लीजिए p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, एक से ज़्यादा है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है। मान लीजिए p की वैल्यू मैंने ले ली, ये 2 ले ली मैंने। ओके, n⁴2, ओके, n⁴2 3 कुछ भी अपन ले सकते हैं, अपनी मर्जी है। आपने लगाया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये क्या बनाएगा, ऑटोमेटिक 0 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, अपन आसानी से इसको कर सकते हैं। 4 नंबर पे जो हमारा एग्जाम्पल है वो है लिमिट जो लगा रहे हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर हमारे पास होता है r⁴n इक्वल टू 0 होगा जब r की जो वैल्यू है, जब r की जो वैल्यू है वो 1 से कम हो तथा
आर बिलोंग टू रियल नंबर हो। ओके, आर रियल नंबर में होना चाहिए, लेकिन मोड आर की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए दोस्तों, 1 से कम होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि मान लीजिए आर की वैल्यू 1 से कम है, मान लीजिए मैंने 1/2 लिखा, आर की वैल्यू जब 1 से कम होती है, 1/2 की पावर अगर इन्फिनिटी करते हो तो हमेशा क्या होती है दोस्तों, 0 आती है। ओके, अगर आर की वैल्यू 1 से कम है तो हमेशा वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो ये हमारा अर्थ हुआ। उसके बाद में करते हैं फिफ्थ नंबर पे जो है, फिफ्थ नंबर पे जो है वो क्या होता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आर की पावर 1/n इक्वल टू 1 होगा जब r ग्रेटर देन 0 होगा तथा r बिलोंग टू रियल नंबर होगा। ओके, अब हमने जाना कि r ग्रेटर देन 0 है, r ग्रेटर देन 0 क्या, मैंने मान लीजिए r ग्रेटर देन 0 क्या है, 2 है, और मैं 1/n की जगह क्या है, इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये क्या होगा, 2 की पावर 0 हमेशा 1 होगा। 3 की पावर 1/इन्फिनिटी करेंगे, वो भी क्या होगा, 3 की पावर 0। कहने का मतलब तात्पर्य ये है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ओके, कहने का मतलब ये है कि जब r ग्रेटर देन 0 होगा, r बिलोंग टू r होगा, ओके, r बिलोंग टू रियल नंबर होगा, तो हमेशा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, अगर r की पावर 1/n है और n टेंस टू इन्फिनिटी जा रही है लिमिट। ओके, उम्मीद करता हूँ इतना हमें समझ में आया होगा। उसके बाद में अपन जो बात करेंगे वो करेंगे कि कॉची सीक्वेंस क्या चीज़ होती है, कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट क्या होती है, जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं। ओके, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ऑसिलेटिंग सीक्वेंस के बाद भी यही टॉपिक है जो कि हमें पढ़ना होता है। हम अगर डायरेक्टली पढ़ते तो इसमें हमें थोड़ी कन्फ्यूजन रहती, क्योंकि बीच बीच में जो टर्म आती है हमारी, उसमें हम दिक्कत हो सकती थी। एग्जाम में जब हम क्वेश्चन अटेंड करते तो काफ़ी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता होता। ओके, इसलिए हमने लेक्चर 1, 2 और 3 में बेसिक कंसेप्ट को जाना है। अब जानते हैं दोस्तों कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट क्या होता है। ओके, कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, कॉची वाला सीमा का प्रथम प्रमेय। ओके, तो कॉची सीक्वेंस क्या कहती है, क्या कहते हैं ये ऐसे कहते हैं, यदि हमारे पास कोई एक्शन सीक्वेंस है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक्शन क्या है, सीक्वेंस है, और वो कन्वर्ज कर रहा है एल को, कन्वर्ज कर रहा है, वही कन्वर्जेंट जो मैंने आपको बताई थी वही बात है, लिमिट एक्स टेंस टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्शन इक्वल टू एल। अगर मान लीजिए तो वो एल को क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। मान लीजिए हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है, सॉरी मैं आपको बता देता हूँ, लिमिट ये एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्शन होता है इक्वल टू एल, तो ये किसको कन्वर्ज करती है, एल को कन्वर्ज करती है। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ, यदि हमारे पास एक्शन कोई सीक्वेंस है, अगर वो एल को कन्वर्ज करती है तो एल को कन्वर्ज करती है, तो एक हमारे पास ऐसी सीक्वेंस होगी जो भी किसको कन्वर्ज करेगी, एल को कन्वर्ज करती है, अगर इस टाइप की होती है। ओके, तो हमारे पास दूसरी सीक्वेंस जो होती है वाई एन, वो किस प्रकार से हो, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 एक्शन बाई एन, इस प्रकार से अगर हो, एक्शन एक सीक्वेंस है कन्वर्ज कर रही है एल को, वाई एन हमारे पास दूसरी कोई सीक्वेंस है, निम्न प्रकार की जो सीक्वेंस है वो x1 प्लस x2 प्लस एक्शन डिवाइड बाई एन, तो ये जो सीक्वेंस होगी वो भी किसको कन्वर्ज करेगी, एल को कन्वर्ज करेगी। ओके, ये जो वाई एन जो सीक्वेंस मैंने इस प्रकार से बनाई है वो भी कन्वर्ज किसको करेगी, एल को कन्वर्ज करेगी। आइए इसके बारे में लिखते हैं। ओके, इसके बारे में लिख लेता हूं, यदि अनुक्रम एक्शन एल को कन्वर्ट करती है या फिर अभिसरित करती है, क्योंकि अभिसारी होती है। ओके, अभिसारी को अपन क्या बोलते हैं, अभिसरित बोल दिया मैंने। अगर एक्शन एल को अभिसरित होती है या फिर अनुक्रम एक्शन एल को कन्वर्ज करती है, तो निम्न परिभाषित अनुक्रम भी एल को
कन्वर्ज करती है। ओके, यदि अनुक्रम एक्शन एल को कन्वर्ज या अभिसृत होती है तो निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रम भी एल को अभिसृत होती है। और निम्न प्रकार की जो अनुक्रम जो है वो कौन सा है कि x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 एक्शन बाई एन, इस प्रकार की कोई भी सीक्वेंस होगी वो भी किसको करेगी, एल को कन्वर्ज करेगी। दोस्तों इसका अगर हम एग्जांपल लेना चाहे तो आप लिख सकते हो प्रूव दैट, क्या प्रूफ करेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n 1 प्लस 1/2 1/3 डॉट डॉट डॉट, ये भी एक बार एग्जाम में आ चुका है कि इसको कन्वर्ज करेगी। ओके, इस प्रकार से हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं वो करेंगे, तब ज़्यादा क्लियरिटी होगी अपने क्वेश्चन को करने के लिए किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये कन्वर्ज करेगी, किसको कन्वर्ज करेगी, ऑप्शन नंबर 1 है 0 को कन्वर्ज करेगी, 1 को कन्वर्ज करेगी, ऑप्शन नंबर 3 है 2 को कन्वर्ज करेगी, ऑप्शन नंबर 3 है किसी को भी कन्वर्ज नहीं करेगी। दोस्तों हमें पता है, हमें क्या पता है कि एक्शन एन को कन्वर्ज कर रहा है। ओके, एक मिनट क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। कि कौशी अनुक्रम से हमें बताना है कि ये किसको कन्वर्ज कर रहा है यदि एक्शन एन को कन्वर्ज कर रहा है। ओके, अगर एक्शन 0 को कन्वर्ज कर रहा है तो क्या होगा, देखो यहाँ से दोस्तों क्या होगा कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे और ये होगा 1 प्लस 1/2 1/3 डॉट 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 और 1/n डिवाइड बाई n। ओके, इस प्रकार से हमने इसको लिखा है। हमें पता है ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये xn है। ओके, तो अगर एक्शन जो है वो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर एक्शन एल को कन्वर्ज कर रहा है तो ये भी एल को करेगा। मान लीजिए हमें बता रखा है कि एक्शन किसको कन्वर्ज कर रहा है, 0 को कन्वर्ज कर रहा है। आपको लिखा गया है कि एक्शन 0 को कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब 1/n और n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0। तो एक्शन किसको कन्वर्ज कर रहा है, 0 को। तो आपका आंसर आएगा कि ये जो सीक्वेंस है ये कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट के टाइप की है। और कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट ये कहती है कि अगर एक्शन एल को कन्वर्ज कर रहा है या फिर एक्शन 0 को कन्वर्ज कर रहा है तो इस प्रकार की सीक्वेंस जो बनी है हमारी वाई एन, ये भी किसको कन्वर्ज करेगी, ये भी किसको कन्वर्ज करेगी, एल को कन्वर्ज करेगी या फिर 0 को कन्वर्ज करेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ से हमारे पास जो एक्शन है वो कितना है, एक्शन इक्वल टू क्या है 1/n है। और 1/n होने के बाद इसके लगाए लिमिट तो ये आ जाएगी 0। तो इस प्रकार से ये हुआ हमारे लिए x1, फिर हुआ x2 डॉट डॉट डॉट, ये आया एक्शन डिवाइड बाई n। ओके, डिवाइड बाई n, इस प्रकार से अगर कोई सीक्वेंस होती है तो वो भी कन्वर्ट करती है 0 को। तो ये हमारा इसका 1 ऑप्शन करेक्ट है, 0 को इसको कन्वर्ट करेगी। ओके, तो ये कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट जो थी वो हो गया। उसके बाद में दोस्तों आती है सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड लिमिट का थोड़ा सा कंसेप्ट आता है यहाँ पर। ओके, राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यहाँ पर बनता है। तो कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, ऑन लिमिट। ओके, कॉची वाला सीमा का द्वितीय प्रमेय, कॉची वाला सीमा का द्वितीय प्रमेय क्या है। ओके, तो इसका स्टेटमेंट जो है काफी सही है। ओके, काफी बार काम में आएगा अपने, ये स्टेटमेंट लिख देता हूं। इफ एक्शन बी एनी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म, ओके, पॉजिटिव टर्म, इफ एक्शन बी सीक्वेंस ऑफ एनी पॉजिटिव टर्म या फिर रियल नंबर, देन if action be sequence of any positive term then limit action की पावर 1/n limit action plus 1/action इक्वल टू l, फाइनाइट पॉजिटिव नंबर। कैसा है, फाइनाइट है
पॉजिटिव है, फाइनाइट पॉजिटिव नंबर। ओके, तो कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट क्या है कि अगर हमारे पास एक्शन है, कोई भी सीक्वेंस है, पॉजिटिव टर्म है उसके अंदर, तो लिमिट एक्शन की पावर 1/n इक्वल होगा लिमिट एक्शन प्लस 1 इक्वल टू एक्शन। मतलब ये और ये दोनों इक्वल होंगी, वैल्यू कितनी होगी, एल के बराबर होगी, जो इसको कन्वर्ट कर रही है। लेकिन होना क्या चाहिए वो देखो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। होना क्या चाहिए, प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए, प्रोवाइडेड ये कहता है कि द लिमिट ऑन राइट हैंड साइड एग्जिस्ट। ओके, द लिमिट ऑन the limit on the right hand side, the limit on the right hand side exists। सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली गई यहाँ पर, वेदर फाइनाइट और इनफाइनाइट। कहने का तात्पर्य ये है, कॉची वाले सीमा का द्वितीय प्रमेय, कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट करने के लिए, कि अगर हमारे पास लिमिट एक्शन की पावर 1/n दे रखी है, तो हम लिमिट एक्शन प्लस 1 निकालेंगे, डिवाइड बाई एक्शन करेंगे, उसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू हमेशा सेम होती है। सेम कब होगी, जब हमारी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ओके, राइट लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। बात समझ में आई दोस्तों? इसका मतलब क्या हुआ, जब हम एक इसका काउंटर एग्जांपल जरूर करेंगे, हमें पता चलेगा वहां से कि इसकी राइट हैंड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। ओके, आइए इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2/1 3/2 का स्क्वायर, फिर 4/3 का क्यूब, डॉट डॉट डॉट, यहाँ होगा n+1/n की पावर n और 1/n। दोस्तों इसकी वैल्यू जो कि है कितनी होने वाली है, ऑप्शन नंबर 1 ई होगा, ऑप्शन नंबर 2 2e होगा, ऑप्शन नंबर 3 3e होगा, सॉरी 0 होगा, ऑप्शन नंबर डी 1 होगा। ओके, तो हमें ये बताना है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2/1 3/2 का होल स्क्वायर 4/3 की क्यूब, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से हमारे पास ये टर्म है। तो क्या होने वाला है, इसका आंसर हमें बताना है। ओके, तो दोस्तों जो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, एक्शन की पावर एक्स एन की पावर n+1 होता है, सॉरी ये क्या होता है, एक्शन की पावर 1/n होता है। तो आप क्या लिखते हो, एक्शन +1 बाई एक्शन, दोनों की आप क्या लगाते हो, लिमिट लगाते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों की आपको लिमिट लगानी है और क्या आती है वो देखते हैं ना। तो यहाँ से एक्शन की पावर 1/n, अब देखो ये पूरा क्या बनेगा अपने लिए, एक्शन बनेगा, क्या बनेगा, एक्शन बनेगा, और इसकी पावर 1/n हमें दे रखी है। ओके दोस्तों, यहाँ से एक्शन क्या है, 2/1 है, देख लेता हूँ मैं एक्शन क्या दे रखा है। एक्शन की जो वैल्यू है दोस्तों, एक्शन की वैल्यू हमें दे रखी है करते हैं, एक्शन की वैल्यू हमें क्या दे रखी है। इसका अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो 2/1 3/2 का होल स्क्वायर 4/3 के क्यूब, प्लस नहीं है, डॉट डॉट डॉट। ओके, इस प्रकार से ये है। तो उसके बाद में दोस्तों हमारे पास जो एक्शन की पावर 1/n होता है, इक्वल टू यहाँ लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होता है, l होता है। प्रोवाइडेड ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए कि इसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों एक्शन क्या बनेगा, 2/1 बनेगा, फिर उसके बाद में
3/2 का स्क्वायर बनेगा, फिर क्या बनेगा 4/3 का क्यूब बनेगा एंड सो ऑन n प्लस 1/n के पावर n बनेगा। ओके, एक्शन ये है क्योंकि एक्शन की पावर 1/n होता है। एक्शन करने के बाद दोस्तों मुझे क्या करना है, एक्शन प्लस 1 निकालना है। तो दोस्तों एक्शन प्लस 1 अगर निकालूंगा तो 2/1 3/2 का होल स्क्वायर 4/3 की क्यूब एंड सो ऑन, ये इस प्रकार से चलेगा। और एक्शन प्लस 1 निकालने के लिए पहले मेरे पास एक्शन आएगा n प्लस 1/n की पावर n, उसके बाद में दोस्तों आएगा n की जगह क्या करूँगा n प्लस 1 करूँगा, तो n प्लस 2 होगा, यहाँ होगा n प्लस 1, और दोस्तों यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगी n प्लस 1 की। ओके, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी n प्लस 1 की वैल्यू आएगी, और n प्लस 1 की वैल्यू आने के बाद इसको करते हैं। और देखो दोस्तों उसके बाद अपने लगाएंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होती है, तो हम बता रहे हैं क्या वैल्यू आने वाली है। इसकी वैल्यू के लिए हम बता रहे हैं एक्शन प्लस 1 बाई एक्शन करने वाले हैं। ओके, एक्शन प्लस 1 पूरा ये है, एक्शन ये है, मैं इससे अगर इसको डिवाइड करूंगा तो मेरी यहाँ तक वैल्यू देखो ये है, तो ये डिवाइड में करूंगा तो ये सारी वैल्यू कट जाएगी, यहाँ तक मेरी वैल्यू क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। और कैंसिल आउट होने के बाद एक्शन प्लस 1 बाई एक्शन के अंदर जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, n प्लस 2 बाई n प्लस 1 की पावर n प्लस 1। ओके दोस्तों, हमारे पास इतनी वैल्यू बच गई, और इसको n प्लस 2 है, इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और यहाँ होगा n प्लस 1 हमने दोस्तों। और यहाँ लगानी है दोस्तों लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अभी हमने आपको बताया था कि अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होता है, क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अगर होता है और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर अगर x होता है तो उसकी दोस्तों वैल्यू कितनी होती है, e होती है। उसी प्रकार से दोस्तों ये n है, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी कर रहे हैं, तो 1 प्लस 1 की पावर 1 प्लस 1/n की पावर n इक्वल टू क्या होता है, e होता है। उसी प्रकार से दोस्तों इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, e होने वाली है। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। और अभी हमने आपको एक बात और बताई थी कि इसका जो काउंटर एग्जाम्पल होता है वो बड़ा ही मस्त एग्जाम्पल है इसका, आइए वो और देख लेते हैं। ओके, क्योंकि ये कभी काफी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कॉशी फर्स्ट थ्योरम जो है उसका काउंटर एग्जाम्पल क्या है, कॉशी थ्योरम जो सेकंड है उसका काउंटर एग्जाम्पल क्या है। क्योंकि कॉशी जो फर्स्ट थ्योरम है उसका भी कभी कन्वर्स ट्रू नहीं होता, मैं आपको बताना चाहूंगा। ओके, कॉशी फर्स्ट थ्योरम लिमिट जो कहती है कि एक्शन अगर एल को कन्वर्स कर रहा है तो वाई एन भी एल को कन्वर्स करेगा, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। आइए अब इसके बारे में, दोनों के कन्वर्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ओके, तो कॉशी फर्स्ट जो थ्योरम है उसका कन्वर्स देखते हैं। ओके, कॉशी फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है कि यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 डॉट 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 an बाई n इक्वल टू l है, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an may not be l। ओके, हमारा कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट हमें यह बताती है कि अगर an l को कन्वर्ज कर रहा है तो a1 a2 a3 an बाई n भी l को कन्वर्ज करेगा। लेकिन हम कहना चाह रहे हैं इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कि यदि a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an बाई n अगर l को कन्वर्ज कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि an भी l को कन्वर्ज करेगी। ये है कॉशी फर्स्ट थ्योरम का जो विलोम है। ओके, जिसको आप बोलते हो कन्वर्स पार्ट, ये क्या है, कन्वर्स पार्ट है ये। अब कन्वर्स पार्ट कभी भी प्रूफ करने के लिए काउंटर एग्जांपल आपको ध्यान में रखना होता है जब तक, क्योंकि देखो किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के बनने लगे हैं। कभी आपको पूछ ले कि कॉशी फर्स्ट थ्योरम जो है, स्टेटमेंट में कई बार आ जाते हैं कॉशी फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स ट्रू है या नहीं है, तो आप आसानी से बता सकते हो कन्वर्स ट्रू इसका नहीं है। और कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट है उसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स क्यों ट्रू नहीं है, आइए काउंटर एग्जाम्पल से जानते हैं। तो कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट के लिए मान लीजिए हमारे पास, ये काफी बार आपको मैंने बताया था कि ये काउंटर एग्जाम्पल जो है वो काफी जगह काम में आता है। -1 की पावर n अगर काउंटर एग्जाम्पल है तो दोस्तों काउंटर एग्जाम्पल है
तो मैंने मान लीजिए अगर n की जगह मैंने कितना ले लिया 4 ले लिया, मान लो मैंने n की जगह 4 लिया, इवन ओड की बात कर रहा हूँ, चलो छोड़ दो आप, है ना, इनको छोड़ो। अपन ऐसे लिखते हैं a1 की वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी, फिर कितनी आएगी a2 की वैल्यू +1 आएगी, फिर कितनी आएगी -1 आएगी, ओके, फिर -1 आएगी, फिर +1 आएगी, फिर -1 आएगी, फिर +1 आएगी। मान ले मैंने इतना ही टर्म उसका ले लिया, ओके, मैंने इसकी इतनी टर्म है मैंने इसकी ले ली, n इक्वल टू मान लीजिए मैंने 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू एक बार मैं 6 लूंगा, एक बार मैं 5 लूंगा, इवन ओड का चक्कर में, ओके ठीक है। और यहाँ पर हमने n लगा दिया, ओके, हमने क्या लगाया n लगाया। तो हम क्या देखते हैं, अगर हम देखते हैं n अगर इवन है, n अगर क्या है दोस्तों इवन पावर है मतलब सम है, एक लूंगा n ओड है, ओके, n अगर इवन है तो क्या होगा, देखो n की जगह मैंने अगर 6 लिया है तो 1 -1 कैंसिल आउट होगा, 1 -1 कैंसिल आउट होगा, 1 -1 कैंसिल आउट होगा, मतलब इवन के लिए यहाँ क्या बनेगा 0/n बनेगा, 0/n क्या होता है 0 होता है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर n ओड होगा, मान लीजिए n ओड है 6 तक नहीं है 5 तक है, मान लीजिए मैंने इसको हटा दिया, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होने वाला है यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट, इससे 1 से 1 कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा -1/n, क्या बचेगा दोस्तों -1/n। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा, -1/n बचेगा, ओड है और इवन है उसके लिए ऐसे बचेगा। तो क्या होगा, अब देखो अगर मेरे पास 0 है -1/n है, मतलब मैंने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकाली इवन और ओड के लिए। अगर मेरे पास 0 और -1/n है, मैं ये तो है इवन के लिए, जब n इवन हो ये ओड हो दोस्तों, मैं अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इसकी कर दूं, ये ऑलरेडी 0 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये -1/n करूंगा तो -1/infinity क्या होगा 0। इसका मतलब ये जो -1 की पावर n है ये कहाँ कन्वर्ज कर रही है 0 को कन्वर्ज कर रही है। लेकिन अगर हम इस पे देखते हैं an पे, अगर मैं लिमिट लगाऊं n टेंड्स टू मैं इन्फिनिटी करूं, an को लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूं, तो दोस्तों ये तो कन्वर्ज क्या ओसिलेट करने लग गई है, तो क्या करने लगी दोलनी बन गई, दोलनी अनुक्रम बन गई, ओके, दोलनी अनुक्रम बन गई। ये इसका काउंटर एग्जांपल है कि कॉची फर्स्ट थ्योरम जो लिमिट होती है उसका काउंटर एग्जांपल क्या है -1 की पावर n। हमने आपको बताया, ये आपको उम्मीद करता हूँ आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक दो बार आसानी से इसको देख लें वीडियो को दोबारा से, ओके। अब दोस्तों बात आती है कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट का काउंटर एग्जांपल की, ओके, कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट का कन्वर्स पार्ट। ओके दोस्तों, कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट का जो कन्वर्स पार्ट है उसका क्या काउंटर एग्जांपल है, ओके। तो सेकंड थ्योरम क्या बोलती थी हमें, सेकंड थ्योरम में हमने बताया कि एक्शन एनी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म का, अगर लिमिट एक्शन की पावर 1/n इक्वल होगा लिमिट एक्शन +1 बाई एक्शन इक्वल टू l होगा, प्रोवाइडेड लिमिट ऑन द राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब ये एग्जिस्ट करना चाहिए, ओके। तो आइए देखते हैं, अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो क्या होना चाहिए, ये कन्वर्ज होना चाहिए, ओके। तो इसका काउंटर एग्जांपल क्या है, an इक्वल टू 2 -n प्लस -1, ओके, 2 -n प्लस -1 की पावर n, ओके, ये है an। तो an की पावर 1/n दोस्तों क्या होगा, an की पावर 1/n होगा 2 2, और यहाँ पर अगर 1/n करेंगे तो ये होगा -1 प्लस -1 की पावर n डिवाइड बाई n, ओके, -1 की पावर n डिवाइड बाई n। तो an की पावर 1/n हमें दे रखा है, ओके। और अगर मैं इसकी लिमिट निकाल लूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n, ओके, लिमिट हमने निकालनी है, लिमिट निकालूंगा तो दोस्तों ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी होके 0 बन जाएगा। पता है आपको 1/इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है 0, इसका मतलब 2 की पावर -1 या फिर 1/2, मतलब अगर हमने लिमिट निकाली an की पावर 1/n की तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों 1/2 इसकी लिमिट अपनी आ रही है, ओके।
इसकी लिमिट आ रही है दोस्तों 1/2। अब दोस्तों इसके बाद में अपन करते हैं कि हाँ जी, उसके बाद में हम निकाल रहे हैं an+1/an देखना चाह रहे हैं। ओके, तो an+1 क्या होगा वो आपको पता है। an+1 क्या होगा बताओ आप जरा। ये है an+1 करने के लिए 2 माइनस n+1 होगा प्लस -1 की पावर n+1 होगा, डिवाइड बाई an करना है। an कितना है 2 की पावर -1 प्लस -1 की पावर n। ओके दोस्तों, यहाँ से क्या होगा, ये 2 की पावर -n होगा, -1 होगा और प्लस -1 की पावर n+1 बनेगा। और यहाँ से अगर मैं लेके जाता हूँ इसको, यहाँ से मैं लिखना चाहता हूँ इसको, ये -n है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा प्लस का n होगा, और ये प्लस का है तो ये ऊपर जाके माइनस का, सॉरी यहाँ से अपना होगा माइनस, फिर -1 की पावर n होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से अपन कर सकते हैं। an+1/an आसानी से अपन निकाल सकते हैं। इसकी राइट हैंड लिमिट क्या एग्जिस्ट कर रही है क्या, सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि अगर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, अब देखो ये तो अपना एग्जिस्ट कर गया बट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ओके, तो यहाँ से दोस्तों ये जो -n और +n कैंसिल आउट होगा, यहाँ से हमारी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2 की पावर -1 प्लस -1 की पावर n+1 और -1 की पावर n। ओके, an+1/an जो है वो हमारा इतना बन गया। ओके, ये हमारा बन गया। इतना करने के बाद अब अपन देखेंगे कि यहाँ पर अगर n इवन है तो क्या होगा और n ओड है तो क्या होगा। n इवन है तो क्या होगा, n ओड है तो क्या होगा। n दोस्तों अगर हमारा इवन होता है, n दोस्तों अगर इवन होता है, इवन का मतलब 2 मान लीजिए, इसकी 2 और 1 3, तो माइनस होगा, -1 पहले से है और -1 यहाँ से आ जाएगा। इवन होगा तो 2 लेंगे और ये पॉजिटिव बन के पहले से माइनस है तो 2 की पावर -3 होगा, इसका मतलब 1/8 होगा। अगर ओड होगा तो क्या होगा, मान लीजिए 3 है, 3 + 1 4 होगा और -1 की पावर 4 पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट होंगे। और अगर ओड है तो -3 होगा और मान लीजिए 3 ओड हमने 3 ले लिया और -1 की पावर 3 नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव कितना होगा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो 2 की पावर 1 बनेगा, इसका मतलब 2 बनेगा। ओके, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि an+1/an ये डज नॉट एग्जिस्ट है, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। बिकॉज डज नॉट एग्जिस्ट क्यों है दोस्तों, हमने जब ये जो कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और लिमिट का कंसेप्ट किया था, हमने पाया था वहाँ पर कि हमारे पास जब हम इवन से चलते हैं या ओड से चलते हैं तो हमारे पास दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर राइट हैंड साइड जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। ओके, एक बार 1/8 आ रहा है, एक बार क्या आ रहा है 2 वैल्यू आ रही है, लिमिट राइट हैंड साइड एग्जिस्ट नहीं करती। उम्मीद करता हूँ यह काउंटर एग्जाम्पल आपके समझ में आया होगा कि हमने क्या देखा कि an+1/an डज नॉट एग्जिस्ट, में नॉट एग्जिस्ट। ओके, कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, लेकिन यहाँ डज नॉट एग्जिस्ट है, बट an की पावर 1/n है वो एग्जिस्ट कर रही है। ओके, ये काउंटर एग्जांपल हमने कर लिया है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। थैंक्स।